हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। इवन इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म, ये वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आज फीचर्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लेंगे। सबसे पहले प्लेटो, सेकंड एरिस्टोटल और थर्ड मिमाइसिस। ये बहुत ही क्रिस्प वे में, सिंपल वे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको इजीली बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर आपको मैं कोई छोटी सी ड्राइंग दे दूं या फिर 4-5 लाइन की कविता दे दूं और आपको बोलूं कि पढ़ो इसको और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकालो इससे कुछ, या फिर इससे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालो, मुझे बताओ इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, तो बेसिकली आप इसके क्रिटिक बन गए हो। आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि मैंने कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। मतलब बेसिकली आप उसको निरीक्षण करोगे उसका, और उसके बाद में एक एक रिपोर्ट तैयार करोगे मेरे लिए कि इसमें एग्जैक्टली मुझे क्या इंप्रूव करना है और किस तरीके से इसको बेहतर बनाना है, या फिर कौन सी चीजें हैं वो निकाल देनी है। ये होता है किसी भी वर्क का क्रिटिसिज्म करना। अभी हम देखते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है। एंशियंट ग्रीस में लोग क्या सोचते थे आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, पोइट्री, ड्रामा के बारे में क्या सोचते थे, बेसिकली उसको बोला है क्लासिकल क्रिटिसिज्म। अभी यहाँ पे 2 बड़े नाम हैं। सबसे पहला तो प्लेटो और उनका शिष्य जो था एरिस्टोटल। अब ये दोनों ही है सबसे बड़े नाम जो इन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से हम पोइट्री और ड्रामा को देख सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात की जिसको कहते हैं मिमाइसिस, और ये भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं व्हाई क्लासिकल क्रिटिसिज्म मैटर्स। हम पढ़ते ही क्यों है क्लासिकल क्रिटिसिज्म? डायरेक्टली हम लोग पोइट्रीज, ड्रामास को पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? क्योंकि क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो है वो रूट है बाकी सारे लिटरेरी थियोरीज का। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर या फिर ड्रामा या फिर पोइट्री पढ़ते हैं, वो सारा का सारा ग्रीक थिंकर्स से ही आता है। ठीक है, सो इसीलिए हमको क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है प्लेटो। प्लेटो को जो है क्रिटिक ऑफ पोइट्री भी कहा जाता था। प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनको पोइट्री बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। ही लिटरली डिसलाइक्ड पोइट्री। उन्होंने कहा पोइट्री और ड्रामा जो है वो कॉपीज के भी कॉपीज है। मतलब गॉड ने वर्ल्ड बनाया, हमने उसको कॉपी किया, और जो पोएट है अपनी पोएट्रीज में फिर से उसको कॉपी कर रहे हैं, जो कि बहुत दूर है सच के, विच इज वेरी 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 फार फ्रॉम द ट्रूथ। ठीक है, प्लेटो सोचते थे कि जो पोम्स है, प्लेज है, लोगों को इमोशनल बनाते हैं इन अ बैड वे। दैट्स व्हाई ही सेड पोएट शुड नॉट बी अलाउड इन दिस परफेक्ट सोसाइटी। अब उन्होंने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आज भी लोग यूज करते हैं। उन्होंने कहा इमेजिन अ कारपेंटर मेक्स अ चेयर। कारपेंटर ने एक चेयर बनाई जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन पेंटर ने उसको पेंट किया, एक बहुत ही अच्छे कैनवास पे उसको ड्रॉ किया, पेंट किया, लेकिन ये सिर्फ एक इमेज है, आप इसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, ये यूजलेस है। अब प्लेटो ने पोइट्स को भी इसी तरीके से बोला है कि पोइट्स भी पेंटर्स के जैसे ही है। वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस क्रिएट करते हैं जो कि सच्चाई से बहुत दूर है, वो यूजलेस है, उसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सब प्लेटो जो है पोइट्स के बारे में बोलते थे कि वो कॉपी की भी कॉपी करते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन प्लेटो ऐसा सोचते क्यों थे? क्यों प्लेटो इतना नफरत करते थे पोइट्री से? देखो, अच्छे से समझो। प्लेटो का जो मेन प्रॉब्लम था पोइट्री से, वो सोचते थे कि पोइट्री जो है लोगों को सैड फील करवाती है, एंग्री फील करवाती है, अननेसेसरीली हैप्पी फील करवाती है। वो सोचते थे कि जो आर्ट है वो लोगों के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई हम लोग कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं, अगर उसमें बहुत ही डीप थॉट्स होते हैं, बहुत डीप इमोशंस होते हैं, तो शायद हम लोग भी रोने लगते हैं, राइट? सो प्लेटो बोलते थे कि ये वेस्ट ऑफ इमोशन है। प्लेटो कहते थे कि लोगों को इनके पोइट्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपके इमोशंस को वेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ और नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, और जो पोइट्स अपनी पोम्स में जो इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, लोगों ने उसमें खो नहीं जाना चाहिए, खोकर अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करने चाहिए। सो ये बेसिकली प्लेटो का कहना था कि हमको अननेसेसरीली
पोइट्स के ऊपर, पोइट्स की पोम्स के ऊपर अपने जो इतने वैल्यूएबल इमोशंस है वो अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए, आप कोई सैड मूवी देखते हैं तो आप बहुत रोते हैं, राइट? प्लेटो सोचते थे कि ये वेस्ट ऑफ इमोशन है, ये हमको वीक बना रहा है, ये हमारा इमोशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसी किसी भी स्टोरी देख के या फिर किसी भी पोम पढ़ के, कोई भी मूवी देख के हमने हमारा इमोशन वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये प्लेटो का बोलना था। अब हम पढ़ते हैं एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है? एरिस्टोटल जो थे प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन प्लेटो से बहुत अलग थे। वो कंप्लीटली डिसएग्री करते थे प्लेटो से, ठीक है? एरिस्टोटल जो थे वो पोएट्री के बहुत बड़े लवर थे, ड्रामा के लवर थे, एडमिरर थे। उन्होंने कहा कॉपी करना या इमिटेशन करना, जिसको हम लोग मिमाइसिस भी बोलते हैं, वो कंप्लीटली नेचुरल है। हम ह्यूमंस जो है वी लव टू इमिटेट सिंस चाइल्डहुड। बच्चा जो है बड़ों को देख देख के ही सीखता है, राइट? उन्होंने बहुत ही फेमस आइडिया दिया जिसको कहते हैं कैथारसिस, which means watching tragedy actually cleans our emotions. It makes us feel lighter. कभी आपने सोचा है कि आप कोई सैड मूवी देखने के बाद में या फिर कोई एक्साइटिंग मैच देखने के बाद में आप कैसे थ्रिल्ड हो जाते हो, या फिर सैड मूवी देखने के बाद में आप रोने लगते हो, राइट? सो एरिस्टोटल का बोलना ये था कि इसी को कैथारसिस कहते हैं। इससे हम लोग के इमोशंस जो है वो रिलीज होते हैं, बट इन अ हेल्दी वे। ऑन द कॉन्ट्ररी प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था ये हमारे वेस्ट ऑफ इमोशंस है। हम किसी चीज़ को देख के अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, मतलब हमारे इमोशंस जो है वो व्यक्त करते हैं, वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ इमोशंस है। लेकिन उनके जो शिष्य थे एरिस्टोटल, उन्होंने इसको कैथारसिस कहा। उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है, पोएट्रीज, ड्रामास जो है, उसमें जो हम लोग को दिखाया जाता है, उससे जो हम लोग के इमोशंस पैदा होते हैं, वो हमको एक हेल्दी वे में इमोशंस रिलीज करने की मदद करते हैं, जिससे हम लोग लाइटर फील करते हैं, विच इज़ कंप्लीटली हेल्दी। इसके अलावा एरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज के बारे में बोला। ड्रामा को लेकर एरिस्टोटल ने 3 ऐसे यूनिटीज के बारे में बताया जिससे ड्रामा एक सक्सेसफुल ड्रामा हो सकता है। सबसे पहला था यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब स्टोरी जो है वो सिर्फ एक मेन प्लॉट पे रहनी चाहिए। नंबर 2 यूनिटी ऑफ टाइम, मीनिंग स्टोरी शुड हैपन विद इन 24 आवर्स। जो ड्रामा है, जो प्ले है, वो 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। नंबर 3 यूनिटी ऑफ प्लेस, मतलब इट शुड हैपन इन वन लोकेशन, ठीक है? और एरिस्टोटल के ये 3 यूनिटीज फॉलो करने के बाद में जो ड्रामास थे, जो प्लेस थे, वो सिंपल हो गए, क्लियर हो गए और इंजॉयबल हो गए, और इसके साथ साथ लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट भी हो गए। एक तो 24 आवर्स में ड्रामा खत्म हो जाता था, एक ही प्लेस पे ड्रामा हैपन होता था, और एक मेन प्लॉट के ऊपर हो जाता था विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन। सो इसके साथ ही ड्रामास की क्वालिटी और अच्छी होने लगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मूवी है 12 एंग्री मैन। ये जो है एक रूम में होती है, एक दिन में होती है, और एक ही मेन इशू है इसका। सो यही एरिस्टोटल ने बताया था कि दिस इज हाउ प्लेस एंड ड्रामा शुड बी। अब हम लोग चलते हैं मिमाइसिस की ओर, दैट इज इमिटेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल आपको मिमाइसिस पढ़ के ही जाना है, ठीक है? अब देखते हैं मिमाइसिस क्या है। मिमाइसिस मीन्स इमिटेशन और कॉपिंग लाइफ। प्लेटो ने कहा ये गलत है, फार फ्रॉम ट्रूथ है, बट एरिस्टोटल ने कहा ये गुड है, ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि दिस इज हाउ वी लर्न एंड एंजॉय आर्ट। ये सिंपल डिफरेंस ने 2 ऑपोजिट स्कूल्स ऑफ थॉट क्रिएट किए। एक तरफ प्लेटो बोलते थे मिमाइसिस, इमिटेशन गलत है, एक तरफ एरिस्टोटल बोलते थे कि नहीं, ये नेचुरल है, हेल्दी है, अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करता है। चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक। तो एरिस्टोटल ने यही कहा कि इससे कॉपिंग, इसको सिर्फ कॉपिंग नहीं बोलते हैं, इसको लर्न करना बोलते हैं, इसको सीखना बोलता है। एंड दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, दिस इज हाउ पीपल लर्न, दिस इज हाउ चिल्ड्रन लर्न, दिस इज हाउ वी लर्न। सो मिमाइसिस के अलावा आपको कुछ अदर कंसेप्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है तो पढ़ाना ज़रूरी है। सो सबसे पहले जो है ओरेटरी, उसके बाद में रेटोरिक, उसके बाद में मिथ है, उसके बाद में म्यूजिक है। सो प्लेटो और अरिस्टोटल के अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। ओरेटरी मतलब सबको पता है पब्लिक स्पीकिंग, रेटोरिक मीन्स स्पीकिंग इन अ वे दैट कन्विंसिंग पीपल। मिथ क्या है? जो ओल्ड स्टोरीज एंड ड्रामा जो प्ले होते थे ग्रीक माइथोलॉजीज में, उसको मिथ बोला गया है।
और फोर्थ है म्यूजिक, जो कि हमेशा से प्लेज और ड्रामाज में थी, और ग्रीक्स हमेशा बिलीव करते थे कि म्यूजिक जो है वो कंट्रोल करती है इमोशंस को। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस जो है आजकल ओरेटरी और रेटोरिक का यूज करते हैं अपने स्पीचेस में, सो दैट पीपल कुड अग्री विद देम। इन ग्रीक थिएटर स्टोरीज ऑफ हीरोज लाइक हर्क्यूलीज वाज सung विद म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, फिर ऐसे लोग समझते थे और मानने लगते थे कि हाँ ये सच है। सो ये था बहुत ही क्रिस्प वे क्लासिकल क्रिटिसिज्म के फीचर्स जानने का। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ ग्रीस में। प्लेटो ने कहा पोएट्री हार्मफुल है, जबकि एरिस्टोटल ने कहा नहीं वो बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है। मिमाइसिस का मीनिंग होता है इमिटेशन। और ये इसके अलावा क्लासिकल क्रिटिसिज्म के फीचर्स में और कुछ ज़्यादा पूछते नहीं हैं। आप इसको लेंदी करके आंसर्स में लिख लीजिए, क्योंकि आपको अभी अच्छे से आता है। आई होप आपको प्लेटो, एरिस्टोटल और क्लासिकल क्रिटिसिज्म के फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड येस, आई विल बी कमिंग विद पार्ट 2 ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म। थैंक यू, बाय बाय।